नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। 2014 में परिवर्तन के वादे पर, 2019 में परफॉर्मेंस के बूते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और अब एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लिए जीत की हुंकार भर रहे हैं। लाल किले से अपने 10वें भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है, अगले साल मतलब 2024 में एक बार फिर 15 अगस्त के दिन अपने कामकाज का पूरा हिसाब देंगे लाल किले से। यह भी कह दिया, जो काम वो शुरू करते हैं उसका उद्घाटन भी वही करेंगे, जनता देखेगी। और यह पहला मौका नहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से 2024 को लेकर जीत का वादा किया हो। इससे पहले भोपाल में कार्यकर्ताओं की बैठक से लेकर दिल्ली में एनडीए की बैठक तक, संसद में अविश्वास प्रस्ताव से लेकर अब लाल किले से अपने भाषण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार हैट्रिक का जीत की हैट्रिक का मतलब 2024 चुनाव में वापसी का बड़ा दावा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष है, कांग्रेस अध्यक्ष उसके मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ये तमाम विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं कि अगले साल लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा नहीं फहराएंगे। ये लाल किले से उनका आखिरी भाषण है। अगर पीएम मोदी जीत का दावा कर रहे हैं तो फिर इसके पीछे वजह क्या है? आखिर क्यों वो जीत को लेकर बेफिक्र नजर आ रहे हैं? 26 पार्टियों के गठबंधन के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ जीत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे के पीछे आधार क्या है? और सवाल यह भी कि अगर इंडिया गठबंधन के नेता बीजेपी को सत्ता से हटाने का दावा कर रहे हैं तो फिर उनका आधार क्या है? क्योंकि गठबंधन में अभी भी दिल्ली से लेकर मुंबई तक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आज इन तमाम सवालों को लेकर भरेंगे हुंकार, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो अगले साल फिर झंडा फहलाएंगे, अपने घर के ऊपर फहलाएंगे। जो लाल किले से झूठ बोला जाए तो जनता सब जानती है, चुनाव में वोट पड़ेगा, इनके खिलाफ मतदान होगा। ये अब लाल किले का आखिरी भाषण है। 2024 में तो फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए विकास विकास और विकास की लहर पूरे देश भर में करेगा। मेरा मानना यह है, ये उनकी लाल किले पे दी हुई आखिरी स्पीच है। 2024 में एनडीए अपनी हैट्रिक बनाने जा रहा है। जिस तरह से वो जुमलेबाजी करते हैं और जिस तरह से लोगों को मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हैं, उसमें तो कोई उनका समांतर नहीं हो सकता है। कोई भी सत्ता में आए या जाए, या कोई कितना भी बड़ा राजा महाराजा, कोई भी लोग जो है परमानेंट नहीं होता। आगे आने वाला दिन में भी पूर्ण बहुमत उनको मिलेगा। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज बेहद चुनिंदा मेहमान हम आपके लिए लेकर आए हैं। राजनीति की दुनिया से सिर्फ 2 मेहमान आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। एक आप देख रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभय दुबे जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता, सांसद भी हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। और 2 चुनिंदा पत्रकार यहां स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार, अभय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत आप सभी का। अभय जी, आपसे शुरुआत करूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता से, और आपसे मैं ये जानना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत की हुंकार भर रहे हैं, हैट्रिक की हुंकार भर रहे हैं, कांग्रेस को क्यों ऐसा लगता है कि यह मुमकिन नहीं हो पाएगा? सर,
रोमाना जी, आप देखिए, कर्नाटका की चुनाव की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो हताशा है वो खासकर प्रधानमंत्री जी में परिलक्षित हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का दुखड़ा और मुखड़ा वहां दोनों नहीं चला, तो वो अपने हर भाषण में दो बातें करते हैं। एक बात करते हैं कि मैं फिर से जीत कर आऊंगा, और एक भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप फिर से जीत कर आने का दावा किस आधार पर कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी आपने 27 रुपए कर दी, इसलिए 12 करोड़ युवकों के रोजगार छीन लिए, इसलिए 84% लोगों की आमदनी कम कर दी प्रधानमंत्री जी, इसलिए देश ने देखा है भीषणतम भ्रष्टाचार। अभी कैग ने 7 बड़े खुलासे किए हैं। उसने कहा है कि जो भारतमाला का प्रोजेक्ट था NHAI का, जिसमें 74,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क का प्रोविजन आपने किया था, उसमें लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार दिख रहा है। 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से 32 करोड़ रुपए करके कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर दिया आपने। मथुरा एक्सप्रेसवे का भी वही हाल हुआ, वो तो 19 करोड़ रुपए से सीधे 250 करोड़ रुपए आपने उसकी कॉस्ट कर दी। अयोध्या में राम मंदिर का भीषणतम भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर किया है। उन्होंने आयुष्मान घोटाला, इतना बड़ा घोटाला है कि 7.5 लाख लोग एक ही नंबर पर रजिस्टर मिले, और हजारों जिनकी मृत्यु हो गई वो लोग लाभ लेते हुए मिले। एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आए, और नेशनल हाईवे का एक देश के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो हम टोल बूथ देते हैं, 5 टोल बूथ की सिर्फ जांच की है कैग ने, और पाया कि 132 करोड़ रुपए देश के नागरिकों से अधिक लिए गए। 34,000 करोड़ रुपए सालाना कलेक्शन होता है नेशनल हाईवे का बूथ से। तो आप सोच लीजिए कि 9 सालों में कितने हजार करोड़ का घोटाला बड़ा हुआ होगा। फिर प्रधानमंत्री जी, देश पूछता है आपसे कि NCLT का जो घोटाला चल रहा है, NCLT में रेडियस स्टेट जैसे अभी अडानी जी ने ली, वहां हर्ष गोयनका जी कह रहे हैं, बड़े उद्योगपति, कि 90% तक हेयर कट दिया जा रहा है, अर्थात 8-8 हजार करोड़ कंपनी जो बैंकरप्ट अपने आप को घोषित करती है, NCLT में 200, 300 करोड़ रुपए भरवा कर उनको बरी कर दिया जाता है। 5,38,000 करोड़ का घोटाला, 5,35,000 करोड़ का घोटाला, वो जो नीरव भाई, मेहुल भाई, विजय माल्या लूट कर प्रधानमंत्री जी भाग गए। आखिरी बात जी, आपने तुष्टीकरण की बात की, वो बहुत जरूरी है देश को जानना। भारतीय जनता पार्टी का तुष्टीकरण क्या है वो समझ लीजिए। सैफुल्लाह फारूक दुर्दांत आतंकवादी को टिकट देना, जो पंडितों का हत्यारा है, जिसने 10 साल जेल काटी, अजहर मसूद का शिष्य। तारिक अहमद मीर, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको विधानसभा का टिकट लड़ाया। तालिब हुसैन दुर्दांत आतंकवादी, जो हमारे गृह मंत्री का मंच साझा करता है। रुबेल शेख, जो बांग्लादेश का नागरिक था, आपने मुंबई में उसको भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बताया। सीमा हैदर अब चेहरा होगी प्रधानमंत्री जी, पाकिस्तान की 4 बच्चों वाली मां। NDA के दल कह रहे हैं कि हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। मुख्तार अंसारी, जिसको कुख्यात सरगना बताते थे, उसका बेटा अब्बास अंसारी अब आपका चेहरा होगा। मैं जवाब ले लूं? अब अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी आपका चेहरा होगा। अब हसन मुनशरिफ, जिसने 40,000 किसानों का पैसा डाइवर्ट किया, वो प्रधानमंत्री चेहरा होगा। तो अब आपका चेहरा अकेला रहा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा धूमिल होते हुए देश ने देख लिया। अब चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी हो। मैं जवाब लेती हूं। तो सुधांशु जी, कल लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में विपक्ष पर वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण वाले हथियार से जो हमला किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या वो कुंद नजर आ रहा है? ये तमाम बातें जो अभी गिना रहे थे यहां पर अभय दुबे जी, सुधांशु जी। देखिए, अभय जी जो बोल रहे हैं, वास्तविकता में कांग्रेस की स्थिति कुंद नजर आ रही है। ये मेरा इको हो रहा है, जरा इसको ठीक करवा दीजिए। जी सर, ठीक करवाते हैं। क्योंकि इन्होंने जो अभी बोलने की शुरुआत की, ये जिस ढंग के ख्वाबों में जो ख्याली भ्रष्टाचार बता रहे हैं, ये वैसा ही है जैसा मध्य प्रदेश में इनकी चिट्ठी है। ये वैसे ही है जो जिस जमाने में राशन कार्ड धारक फर्जी पाए गए, करोड़ों ऐसे लोग पाए गए जो कि वृद्धावस्था पेंशन पा रहे थे सिर्फ कागज पे। वैसे ही कागज पे भ्रष्टाचार दिखता है, कागज पे भ्रष्टाचार के आरोपी दिखते हैं। ना नाम का पता, ना असली पता, ना कुछ पता, ना अता पता, ना पता, मगर उसके बावजूद आके प्रारंभ शुरू हो जाते हैं। और यह मैं बात सब प्रमाण इसलिए बोलता हूं। अभी देखिए रोमाना जी, मात्र 6 महीने पहले की तो बात है ना, कैसे छाती पीट कहते थे LIC में घोटाला हो गया, डुबो दिया, सारे के सारे मिडिल क्लास का पैसा LIC की स्कीम डूब गई। आज क्या है? LIC ने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रजिस्टर किया है। अभी जब 6 महीने पहले
एसबीआई ने लोन दे दिया अडानी को, डूब गया, मिडिल क्लास का पैसा डूब गया, एसबीआई में घोटाला हो गया। एसबीआई ने लास्ट क्वार्टर में 18,000 करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया है, जो भारत में सर्वाधिक, और पहली बार किसी सरकारी बैंक ने भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी रिलायंस से अधिक प्रॉफिट दर्ज किया है। यह है हकीकत, और बाकी है हल्ला जो आप करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं मान्यवर, जब आप ये ख्याली भ्रष्टाचार और एक लाइन में गिनाना शुरू करते हैं तो यथार्थ पे बात किया करिए। भ्रष्टाचार पे जो प्रधानमंत्री ने कहा बहुत तथ्यात्मक, मैं सिर्फ 2 उदाहरण देता हूं जी। ये दोनों प्रधानमंत्री स्तर के, छोटे मोटे नहीं। एकमात्र मौका जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि सरकार ने विश्वास मत पैसे देकर रिश्वत के द्वारा किया, 1994 कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, सर्वोच्च न्यायालय में साबित हो गया। बस केवल कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे दोनों विद्वान पत्रकार बैठे हैं, रामकृपाल जी और दुबे जी, उनको पता है कि संसद में विश्वास मत में दिए गए वोट को न्यायालय में नहीं घसीटा जा सकता, इसलिए बच गया। दूसरा, इंदिरा गांधी के खिलाफ धांधली और चुनावी भ्रष्टाचार सिद्ध हो गया था, हाई कोर्ट ने उनको सजा दे दी थी, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, और उसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई। तो ये दोनों मैंने प्रधानमंत्री स्तर के बताए मान्यवर, और ये उस दौर के बताए जब अमित शाह जी, मोदी जी राजनीति में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी का कोई अता पता नहीं था। इसलिए जब आप आरोप लगाते हैं तो बहुत सोच समझ के, और जो आपने तुष्टीकरण कहा तो एक ही लाइन बता देना चाहता हूं, बाकी सब जो आप कह रहे थे, अब भारत में वो दिन चले गए, अब नहीं दिखाई पड़ता कहीं पाकिस्तान के झंडे घाटी, आईएसआईएस के झंडे नहीं दिखते, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे नहीं दिखते, जो हम लोग लखनऊ की भाषा में कहते थे कि अमा मियाँ वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो वो भी बोला, अब नहीं दिखता बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ कि छूना नहीं धमाका हो जाएगा। अब चलती ट्रेन और बस में धमाके नहीं दिखते, और चंडीगढ़ से लेके चेन्नई तक और नागपुर से लेके गुवाहाटी तक धमाके नहीं दिखते। इसलिए जो यथार्थ है वो जनता ने देखा, इसी विश्वास पे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि चूंकि हमने ये करके दिखाया है और जनता ने देखा है, तो वो पुनः जनता उनको समर्थन देगी और पिछली बार से अधिक देगी। ठीक है, तो ये जितनी बातें गिना रहे थे यहाँ पर सुधांशु जी, अभय दुबे जी, उसके बाद मैं दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी, कांग्रेस प्रवक्ता के पास एक बार फिर से चल रही हूँ। इसमें तो सवाल नहीं उठाया जा सकता है सर, और जो बात अभी सुधांशु जी ने कही है कि साहब हकीकत और हल्ला, और आपने जिस तरीके से कर्नाटक का यहां पर एग्जाम्पल देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने कहा कि ना मुखड़ा चला न दुखड़ा चला, पर सर ये कैसे कांग्रेस पार्टी भूल जाती है कि आज भी देश में आधे से ज्यादा राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सिक्का चल रहा है सर, बीजेपी और एनडीए की ही सरकारें हैं सर। तो कर्नाटक की जीत को आधार बनाकर 24 की जीत का आंकलन जब कांग्रेस करती है, तो फिर वो हकीकत या हल्ला? रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी का पराभव कर्नाटका से प्रारंभ हुआ है। मणिपुर में हमारे लोग, हमारे देश के लोग तिल तिल कर, तड़प तड़प कर दम तोड़ते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास वक्त नहीं था। 80 दिन तक उन्होंने मुंह नहीं खोला। 80 दिन के बाद बोले, और जब हम अविश्वास का प्रस्ताव लाए तो पार्लियामेंट में भी 80 मिनट तक मणिपुर का म नहीं बोला। जब वॉकआउट किया तब मजबूरी में बोलना पड़ा। प्रधानमंत्री जी, कैसा देश आपने बना दिया जानते हैं? केंद्रीय मंत्री, आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के राज्य मंत्री 25 मई से गुहार लगा रहे थे कि मेरा घर जला दिया जाएगा, बचाइए, नहीं बचा पाया। 4000 ऑटोमेटिक वेपन लूटे गए, 100 के लगभग। वह मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे सैनिकों की पत्नी को नग्न करके घुमाया गया भीड़ की हिंसा के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी को जिंदा जला दिया, लेकिन आपके मन में एक शब्द की, आपकी ट्विटर की चिड़िया तक नहीं बोली प्रधानमंत्री। आप यूएस की पार्लियामेंट को संबोधित कर सकते हैं, हमारी पार्लियामेंट के पास समय नहीं था। नवाज शरीफ को गले लगा सकते हैं, मणिपुर के लोगों को गले लगाने का आपके पास वक्त नहीं था। यह देश ने देखा प्रधानमंत्री जी। और अवसरवाद की और परिवारवाद की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा अवसरवाद है आपके पास। आप इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि आप राहुल गांधी जी की जिस प्रकार लोग, समूचे देश के 140 करोड़ लोग उनसे भाव विभोर हैं, उनके आचरण से, उससे आप भयाक्रांत हैं और परिवारवाद की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप जम्मू कश्मीर जाकर पीडीपी के साथ सत्ता की भूख मिटाते हैं,
तब आपको परिवारवाद नहीं दिखता है, जबकि आप कहते थे कि बाप बेटी की सरकार है। जब शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में भूख मिटाते हैं, जब आप पंजाब में अकाली दल के साथ भूख मिटाते हैं, तब आपको परिवारवाद दिखाई नहीं देता है। रातों रात फडणवीस जी एनसीपी के अजीत पवार साहब को सुबह 5 बजे शपथ लेने के लिए बुलाते हैं, तब नेशनली करप्ट पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं, आपको परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। और अब तो खुद ने शामिल कर लिया 70,000 करोड़ रुपए का, आपको वो नहीं दिखाई दिया प्रधानमंत्री जी। आप बताइए ना, सिंधिया परिवार, आपका रमन सिंह के बच्चे, राजनाथ सिंह का परिवार, पीयूष गोयल का परिवार, धर्मेंद्र प्रधान का परिवार, धूमल साहब का परिवार, अरे अनेकों उदाहरण है। हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आप ये जानते हैं कि आपके अंतर्मन में ये भाव आ गया कि अगर इन विषयों पर मैंने बात नहीं की तो मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि महंगाई की आग में झोंक दिया, बेरोजगारी की आग में झोंक दिया और संसाधन की लूट हुई। मैं जवाब ले रही हूं। प्रमाणिक रिपोर्ट दी है सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं नहीं कह रहा हूं। केक की रिपोर्ट देखिए आप, 8 लाख करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार। कल्पना तो कीजिए, 12 लाख करोड़ रुपए आपका धन्ना सेठ ने जो नेटवर्थ कमाई, उसका इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिस पर पर्दा डालते रहे। राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन ली आपने। जवाब ले रही हूं। लोकसभा में उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री जी जहां जहां गए वहां अडानी जी को प्रोजेक्ट क्यों मिला, क्या स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, साइप्रस में, यूएई में, टैक्स हेवन कंट्रीज से, ये शेल कंपनियों के माध्यम से हुआ है कि नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जब जांच कमेटी बनी तो भी लिफाफा लेकर पहुंच गए और कहा कि हमारी कमेटी जांच करेगी। सब कुछ पर्दे में दबा नहीं रह सकता। अब देखिएगा रोमाना जी, केक के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। सुधांशु जी से जवाब ले लेते हैं हम। ठीक है, जवाब ले रही हूं। अभय जी जवाब तो सुनिए। सुधांशु जी आइए प्लीज। तो क्या माना जाए फिर, ये भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण का मामला जो है वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जुमले बीजेपी की तरफ से? क्योंकि अगर सत्ता चाहिए तो फिर नेचुरली करप्ट पार्टी से लेकर वो जितने परिवारवाद वाले एग्जाम्पल यहाँ पर अभय दुबे जी की तरफ से दिए जा रहे थे, वो सब तो बीजेपी में भी नजर आते हैं। सुधांशु जी पहले जो मैंने भ्रष्टाचार की बात कही थी उसका उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा, कोई बात नहीं। अभी अभय दुबे जी ने बोला कि जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो 60,000 करोड़ रुपए का पावर का कॉन्ट्रैक्ट राजस्थान में दे दिया, तो ये प्रधानमंत्री जी के कहने पे दिया। 11,000 करोड़ रुपए का माइंस का कॉन्ट्रैक्ट छत्तीसगढ़ ने दिया, वो प्रधानमंत्री के कहने पे दे दिया। और पोर्ट का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट महाविकास अघाड़ी की सरकार ने दिया था। और अब केरल से, जहां से आपके परम आदरणीय, सम्माननीय, अभिनंदनीय और जनता की नजर में निंदनीय राहुल गांधी जी सांसद है, उन्होंने दिया, तो ये तीनों प्रधानमंत्री जी कहने दे दिया। और अगर इतनी बड़ी भ्रष्ट कंपनी है जिसको लेके आप दिल्ली में मार हल्ला पे हल्ला मचाते, आपके मुख्यमंत्री लोग नहीं चेक कर पाते कि ऐसी भ्रष्ट कंपनी को नहीं देना है, तुरंत हमें कैंसिल कर देना है। यही दोहरा चरित्र है जिसकी वजह से राजनीति में आज विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया। अब आते मणिपुर पे, जो आपने बोला था, मणिपुर के ऊपर प्रस्ताव लाई कांग्रेस पार्टी। पहले तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाए। मैं अभय जी कई बार बोल चुका हूं विनम्रता से और दृढ़ता से, मणिपुर सरकार के खिलाफ क्यों नहीं ला रहे अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर विधानसभा में? मणिपुर को सीएम को हटाने के लिए आप दिल्ली में कह रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की हैसियत नहीं, आपको पता वहां कितनी संवेदनशील स्थिति है। दिल्ली में आकर हो हल्ला मचाना अलग बात है और जमीनी हकीकत के ऊपर वहां खड़े होकर मणिपुर की धरती पे बोलना अलग है। अब मैं बताता हूं, दिल्ली में आप लोग लाए, देखिए पहली मजेदार बात क्या, प्रस्ताव लाए गौरव गोगोई जी, और यह हुआ कि शुरुआत करेंगे राहुल गांधी जी, और नाम दिया कांग्रेस पार्टी ने, फिर विड्रॉ कर लिया। अब ये दर्शक लोग सोचें कि राहुल, उनको भरोसा नहीं हुआ कि राहुल गांधी को इस लायक नहीं समझा कि वो मणिपुर पर बोल सके, या मणिपुर को इस लायक नहीं समझा कि राहुल गांधी से बुलवाया जाए, फिर विड्रॉ कर लिया। चलिए, जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और जब प्रधानमंत्री जवाब देने पे आए मणिपुर पे, उससे पहले आप भाग गए। अरे भाई, आपके पास एक राइट था पार्लियामेंट में, क्योंकि गौरव गोगोई ने विषय रखा था, तो प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद भी वो उसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछ सकते थे जो अविश्वास प्रस्ताव रखता है। और भारत के इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव है जिसमें पहला भाषण देने वाला नेता प्रतिपक्ष नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को आपने समय नहीं दिया। तो अद्भुत पार्टी है भाई, जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष को समय नहीं दिया। और मणिपुर के संदर्भ में जो कुछ राहुल गांधी जी ने बोला, और मैंने जब पुनः बात बोली
कि अगर आपके मन में था तो आप अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं कर रहे हैं? यह दर्शाता है कि आपको मणिपुर से कोई संवेदनशीलता नहीं है। आपको आकर केवल यहां के ऊपर हल्ला मचाना है और एक वातावरण क्रिया। परिवारवाद पे भी एक बात और कह दी उन्होंने, तीसरी बात परिवारवाद कही थी जी। रोमाना जी, परिवार और परिवारवाद में जानते क्या अंतर है? वही जो पूंजी और पूंजीवाद में। पूंजी सबको चाहिए, धन सबको चाहिए जीवन यापन करने के लिए, पर पूंजीवाद यह होता है कि सारी पूंजी मेरी। इसलिए परिवारवाद यह होता है कि हम 2023 में बैठे हैं। 1930 के कांग्रेस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू से जवाहरलाल नेहरू को मिली थी सत्ता, और आज भी 93 साल के बाद, लगभग 100 साल के बाद उन्हीं के हाथ में सत्ता है। परिवारवाद यह होता है कि हम 2023 में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल की बात कही है। 2047 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं बता सकता, मगर इन पार्टियों में बताया जा सकता है कि पार्टी की वास्तविक सत्ता किसके हाथ में रहेगी। यदि पार्टियां रही तो 25 साल के बाद। यह है परिवारवाद। तो पूंजी आवश्यक है, पूंजीवाद त्याज्य है अभय जी। तो परिवार की बात गलत नहीं है, परिवारवाद यह होता है, यह बताने का प्रयास। ठीक है सर, मैं पत्रकारों के पास जा रही हूं, लेकिन सुधांशु जी एक बात जो बार बार यहां पर प्रश्न के तौर पर अभय दुबे जी आपके सामने रख रहे थे, वो कैग रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे सर, और उसके जरिए जो खामियां सामने निकल कर आई हैं उस पर भी वो जवाब चाह रहे थे। उस पर आपकी टिप्पणी सर, फिर मैं आगे बढ़ रही हूं। देखिए, जिस कैग रिपोर्ट का ये लोग हवाला देते हैं उसको आंशिक रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं। यदि कैग की रिपोर्ट हमारे खिलाफ है तो अपने आप ही हमारे खिलाफ इशू बन जाता है। हमने कोई टिप्पणी नहीं की। बोफोर्स की रिपोर्ट इनके खिलाफ आई थी तो क्या बयान था कांग्रेस का कि सीएजी जो है हाफ पैंट के नीचे हाफ पैंट पहने हुए, यह बयान था उस समय टीएन चतुर्वेदी के खिलाफ, और मेरे ख्याल से दोनों हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को याद होगा। इसलिए मैं वही तो कह रहा हूं, ये कैग की रिपोर्ट के जिस काल्पनिक आधार के ऊपर बोलने लगते हैं, मैंने उदाहरण दिया, एसबीआई और एलआईसी के बारे में भी ऐसे ही बोल रहे थे 6 महीना पहले। आज फैक्ट सामने आ गया। और एक और बात बता दूं जी, फिर भी यदि इन्हें आपत्ति थी तो हम उस जमाने में जब सीएजी की रिपोर्टें थी तो हम लोग कोर्ट चले गए थे, क्योंकि उस बात पे दम था। इन्हें पता है कि एक अंश को लेके हल्ला मचा रहे हैं, वो भी उसको विदाउट कॉन्टेक्स्ट पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे 18 करोड़ और 250 करोड़ पर की जो बात कह रहे हैं उसमें लैंड के एक्विजिशन और दूसरी चीजें मिला के हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके लिए हकीकत नहीं हल्ला है, इसीलिए। और इनकी उस बात के ऊपर फितरत और इनकी जो लोगों के दिमाग में टेंडेंसी है वो भी इस लायक नहीं है कि लोग इनकी क्रेडिबिलिटी पर विश्वास करते। ठीक है सर, आपने यहां पर बहुत ही डिटेल्ड में इन तमाम सवालों का जवाब दिया। मैं अभय दुबे जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से एक एक टिप्पणी ले लूं सर, उसके बाद मैं दोबारा नेताओं के पास पहुंचूंगी। मुझे लगता है हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी हैं, जरा उनके पास चलते हैं पहले। सर, यहाँ मणिपुर को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी, तो ऐसे में सवाल ये कि क्या मणिपुर जैसा संवेदनशील मुद्दा, जिसके जरिए विपक्ष की तरफ से पूरी कोशिश ये रही कि किसी तरीके से मोदी सरकार की घेराबंदी की जाए, वो मुद्दा विपक्ष बना पाया या सिर्फ और सिर्फ मैसेज ये जा पाया जनता के अंदर कि साहब ये 24 चुनाव के लिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अविश्वास प्रस्ताव जो मणिपुर के मुद्दे पर रखा गया, उसमें संसद में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा तैयारी करके आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से अपना पक्ष रखा, उस पक्ष पे बहस की जा सकती है। मसलन जब अमित शाह ने मणिपुर के मुद्दे पे बोला तो उन्होंने हम सब लोगों को ये जानकारी दी कि 4 तारीख की घटना से पहले मणिपुर के सारे बड़े अफसर बदले जा चुके थे, यानी पूरा का पूरा मणिपुर का प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में था। यानी 4 तारीख की घटना हुई तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वॉच में हुई। उसके बाद पूरे महीने तक उन लोगों की शिनाख्त नहीं हो पाई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 18 तारीख आ गई तब एफआईआर दर्ज हुई। तो ये सारी की सारी जो लाइतलाली हुई उस घटना के बारे में, उसमें वो केंद्र सरकार की निगहबानी में हुई। तो मणिपुर की सरकार तो उस वक्त तो ढक्कन हो चुकी थी। मुख्यमंत्री के पास तो कोई अधिकारी नहीं था, ना उनका मुख्य सचिव था, ना उनका पुलिस महानिदेशक था, ना उनका गृह सचिव था। तो जो कांग्रेस ने जो वहां अपना पक्ष रखा, खासतौर से गौरव गोगोई ने, वो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए थी पहले। मैं ये कहता हूं इस पक्ष को रेखांकित करने में गौरव गोगोई नाकाम रहे। अगर वो इस पक्ष को रेखांकित करते तो मुझे पक्का यकीन है कि मणिपुर पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, अमित शाह की जिम्मेदारी, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी ज्यादा गंभीरता के साथ रेखांकित होती। क्योंकि अमित शाह तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं नाकाम रही घेराबंदी करने में सरकार की। जिस तरीके की पोस्चरिंग उससे पहले लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही थी कि साहब मणिपुर पर बोलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर जवाब दें, रूल 267 के तहत हम चर्चा चाहते हैं। मतलब ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव बिल्डिंग था रामकृपाल जी। और ये नैरेटिव बिल्डिंग अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा हुई उसके बाद क्या फ्लॉप हो गया है?
यहां पर अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी की तरफ से एक बात कही गई कि साहब मोदी सरकार राहुल गांधी से डर रही है। क्या इस नैरेटिव में आपको दम नजर आता है सर? देखिए रोमाना जी, पहला जो आपका सवाल था जी मानसून सत्र को लेकर के, देखिए मानसून सत्र में जो कुछ भी हुआ उससे विपक्ष स्पेशली कांग्रेस की बहुत ही ज़्यादा जगहंसाई हुई है, क्योंकि 10 दिनों तक आपने संसद नहीं चलने दी। आपकी शर्त थी कि जब तक मोदी जी हाउस में नहीं बोलेंगे हम संसद नहीं चलने देंगे। आपकी इस जिद में भी 8 या 10 बिल पास हो गए, जो ऐसे बिल थे जिनका पूरे देश की 135 करोड़ जनता से जिनका हित जुड़ा हुआ था। ठीक है जी। आप नहीं आए, लेकिन जैसे ही दिल्ली का बिल आया वैसे ही आपकी शर्त गायब हो गई। चर्चा के लिए आ गए। दिल्ली का बिल मोदी के भाषण के बाद तो नहीं आया, आप उस पर आ गए, अपनी पार्टियों को व्हिप भी जारी किया। अब आप देखिए, फिर उसके बाद आप नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस आप जानते थे कि हार जाएंगे, आप इसलिए ला रहे थे। मैं वही पूछना चाहता हूं कि क्या उसका पर्पस था? तब भी आपको पता था कि मोदी जी बाद में बोलेंगे। तो अगर पहले दिन से आप ये मान लेते कि ठीक है मोदी जी बाद में बोलें, तो कम से कम 10 दिन ये सेशन चला तो होता। तो मेरा पहले ये है। रही मतलब बात 24 के लिए जो बिसात थी वो अविश्वास प्रस्ताव वाली मानसून सत्र के अंदर, उसमें आप कह रहे हैं बढ़त बीजेपी को। और जो दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि राहुल गांधी से मैं वैसी पा रहा हूं जी। देखिए, संसद में तो विपक्ष मानसून सेशन हार चुका है, ठीक है, जनता की निगाह में भी और अपनी निगाह में भी। रही बात ये कौन किससे डर रहा है, यह अच्छा होता है। जीतने वाले को या जो भी लड़ाई लड़ने जा रहा है उसे अगर अपने अपोजिशन की ताकत का पता है तो अच्छी चीज होती है। हो सकता है कि मोदी जी को डर लग रहा हो कि राहुल की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है, लेकिन मैं फिर एक बात कहता हूँ। देखिए, जब भी आपका जो मेन सवाल था कि मोदी ने जो कहा है कि मैं फिर आऊंगा, मैं अब उस पे आता हूँ। नेता हमेशा एस्केप करता है, वो अतीत की बात करेगा जो उसके फेवर की होगी या भविष्य की बात करेगा ताकि कोई पकड़ न पाए। भविष्य की बात करेगा या अतीत की, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। अब आप ये बताइए, अब तक देखिए, हालांकि आपके शो पर भी मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ जी। 2 बार ऐसा हुआ है कि पार्टियां बनी। ठीक है। एक बार 77 में जनता पार्टी बनी, हाँ। उसने 2 प्रधानमंत्री दिए, मोरारजी 2.5 साल और चौधरी चरण सिंह 6 महीना। ठीक है। दूसरी बार क्या हुआ कि जनता दल बना। जनता दल ने कितने प्रधानमंत्री दिए? 4। अब आप देखिए, चंद्रशेखर अगर मैं चंद्रशेखर, देवगौड़ा, I.K. गुजराल और एक वीपी सिंह 4। ये चारों में से कोई भी एक 12 महीने भी नहीं चला। इसका मतलब यह है कि अगर इस देश में कोई विकल्प जिससे लोग डर रहे हों, वो विकल्प तभी संभव हो सकता है जब कांग्रेस कम से कम 130 और 150 के बीच पहुंचे। मेरा पहला सवाल है, आज की तारीख, मोदी जी जो कल कह रहे थे वो वर्तमान की सच्चाई जानते हैं। ये जो INDIA बना हुआ है, इसका असर सिर्फ 4 स्विंग स्टेट हैं, वहीं पड़ सकता है। देखिए, वो है बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है। इन चारों में 200 और दिल्ली और पंजाब जोड़ लीजिए 21, तो 200 करीब 230 सीटें होती हैं। ठीक है। इन 230 सीटों में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी? और अगर इन राज्यों से कांग्रेस 100 सीट भी नहीं ला पाती है तो बाकी जगह तो वही लड़ाई है। मध्य प्रदेश में 50-50 की लड़ाई होती है, छत्तीसगढ़ में, वो भी लोकसभा में तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। आपने दिशा दे दी सर चर्चा को, बस वो इस रूप में आपने दिशा दी चर्चा को। एक सेकंड, जल्दी से एक रिएक्शन लेती हूं मैं अभय दुबे जी का। अभय दुबे जी, 24 में मोदी को हराने के लिए सबसे बड़ा हथियार विपक्ष के पास आपका इंडिया वाला गठबंधन। लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि उस गठबंधन को लेकर कुछ सवाल यहां पर जो रामकृपाल जी की तरफ से खड़े किए गए, और साथ ही जिस तरीके के अब बेतालमेल वाले बोल इस गठबंधन से सामने निकल कर आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस के ही नेता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को कोई बीजेपी का दुम करार दे रहा है। कोई कह रहा है कि साहब जैसे लोकसभा से मोदी की छुट्टी होगी, विधानसभा से अरविंद केजरीवाल की छुट्टी होगी। ये सर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, दिल्ली वाले।
और सर इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार को लेकर जिस तरीके की कयासबाजी है, तो सर फिर तो ये मोदी को घेरने वाला इंडिया गठबंधन, इसकी भी हवा निकल गई। रोमाना जी, पहले तो बहुत गंभीर बातें मणिपुर को लेकर की गई है। मुझे दुख है, मैं बहुत आदर करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको देखकर सीखता भी हूं मैं। लेकिन मणिपुर की नृशंस हत्याओं में, विभत्स बलात्कारों में अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की जीत देखता है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं है। हमने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आए थे मणिपुर से और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ये राज्य प्रायोजित हिंसा है। प्रधानमंत्री जी ने हमें मिलने का समय नहीं दिया। मणिपुर के 2 सांसदों ने कहा जो इनके दल के साथ हैं कि हमारी आवाज दबाई गई, हमें बोलने का अवसर नहीं दिया गया वहां। ये हमने कहा था, वहां की पुलिस अधिकारी ने एफिडेविट फाइल किया था कि वहां का जो मुख्यमंत्री है वो ड्रग माफियाओं के साथ मिला है, उनको छोड़ने की बात करता है। हमने तथ्यात्मक बातें की। बात जो आप एक और जवाब देना चाहता हूं मैं जरूर, जो सुधांशु जी ने कही अडानी के लिए आखिरी 10 सेकंड में। डीआरआई का 2016 से केस पंजीबद्ध है अडानी के खिलाफ। ओवर इनवाइसिंग का इंडोनेशिया का कोल क्या हुआ, 2023 हो गए। उस पर जो आरोप श्रीलंका की सरकार ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने लगाए हैं कि मजबूर किया गया हमको उसको ठेका देने के लिए। एमईए के और नीति आयोग के विरोध के बावजूद 6 एयरपोर्ट दिए सुधांशु त्रिवेदी जी। ये आरोप हमारे कांग्रेस पार्टी के नहीं है, ये जो सत्य है वो तथ्य हम रख रहे हैं। हम अविश्वास का प्रस्ताव, सर बात इतनी सी है अभय जी, बात इतनी सी है जिस बात का जिक्र पहले सुधांशु जी भी कर रहे थे, और जो एक कॉमन सवाल लोगों के मन में आता है कि अडानी के नाम पर सरकार की घेराबंदी कांग्रेस पार्टी करती है। आपके पास आधार है, आप कीजिए, लेकिन फिर वो दोहरा चरित्र सामने निकल कर आने लगता है ना कि कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो और चाहे तो केरला हो, वो सभी लोग अडानी के साथ, सर उनको तो कामकाज करने में कोई दिक्कत है नहीं, वहां पर आप क्यों नहीं प्रतिबंध लगाते हैं? ये सवाल है बुनियादी। और उसके अलावा यहां जो चर्चा हो रही है, जो 24 में जीत को लेकर आप लोग आश्वस्त है, सर वो कैसे? इंडिया के तो गठबंधन वाली हवा निकलने लगी है यहां पर, इसके लिए तो बता दीजिए जवाब। जी सर, आ रही हूं। अरे साहब, हवा उनकी निकली जिन्होंने 38 दलों का एक ऐसा गठबंधन डर के मारे खड़ा कर दिया, जिसके 9 दल तो ऐसे हैं जो पिछला लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़े। 16 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, 7 दल जैसे जिनका एक एमपी है। तो ये सिर्फ इन्होंने नैरेटिव सेट करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पहले तो कहते थे मैं अकेला ही काफी हूं, अब क्यों आवश्यकता पड़ रही अब्बास अंसारी की, सीमा हैदर की, क्यों आवश्यकता पड़ रही तुमको अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल जो कहते थे दाऊद इब्राहिम के दायां हाथ, इकबाल मिर्ची का साथी, अब क्यों आवश्यकता पड़ रही? अच्छा, मैं जवाब ले लेती हूँ अभय जी, लेकिन इस बात को तो जवाब दे दीजिए कि जो दिल्ली में संदीप दीक्षित कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी की दुम, आप सहमत हैं इससे? जो यहां पर अनिल चौधरी कह रहे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष कि साहब 24 में लोकसभा से दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष की साहब लोकसभा से मोदी का सफाया होगा, विधानसभा से अरविंद केजरीवाल का सफाया होगा, आप सहमत हैं इस बात से? रोमाना जी, हमने पहले दिन साफ कर दिया कि राज्यों में जहां हम प्रतिद्वंदी दल हैं वहां हमारा स्वभाव अलग होगा, लेकिन आज देश को बचाने की लड़ाई है, इसलिए हम सब इन सारी परिस्थितियों के बावजूद साथ आए हैं। और देखिएगा किस दृढ़ता के साथ हम व्यापक रूप से समूचे देश में लड़ते हैं। हमारी राज्यों के स्तर पर जरूर मतभिन्नता वैचारिक सैद्धांतिक हो सकती है, लेकिन राष्ट्र के रूप में हमको पता है कि देश की रक्षा करनी है। और मुझे दुख, आखिरी बात और कह दूं, मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, जीवन पर्यंत रहेगा। प्रधानमंत्री ने सदन में उद्बोधन इस बात से चालू किया था कि अविश्वास का प्रस्ताव मेरे लिए सौभाग्य लेके आया है। प्रधानमंत्री जी, मणिपुर की इतनी विभत्स घटना किसी देश के प्रधानमंत्री का सौभाग्य नहीं हो सकती। माफ कीजिएगा, इस कथन से बहुत आहत हुआ है समूचा देश। ठीक है सर, ठीक है। मैं सुधांशु जी आपके पास आ रही हूं, उसके बाद अभय दुबे जी आपके पास आ जाऊंगी। सर सुधांशु जी, यहां पर एक बात का जिक्र जो अभय जी कर रहे थे कि साहब आप इंतजार कीजिए, जब बात देश के चुनाव की आएगी तो अपने तमाम मतभेद बुराकर, वैचारिक जो भिन्नताएं हैं उसको अलग रख के विपक्ष एक साथ एकजुट नजर आएगा। क्या यही वजह है कि वो बीजेपी और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये हुंकार भरते थे, एक अकेला सब पर भारी, उनको भी गठबंधन बनाना पड़ा सर, एनडीए वाला गठबंधन?
देखिए, बहुत दुख की बात है कि मणिपुर के विषय के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय इस ढंग की बात प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, आज डिजिटल डाटा वेरिएबल है, कितना प्रतिशत बोला गया है मणिपुर पे? संपूर्ण विपक्ष ने 10% भी नहीं बोला है मणिपुर पे। इसका मतलब 90% राजनीति थी। और यदि आपने पूरा प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना होता, फिर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई होती, तो हम मान लेते कि यह मणिपुर के लिए संवेदना थी। मगर आप मणिपुर की दुखद घटना में अपनी राजनीतिक जीत की संभावनाएं तलाश रहे थे। अन्यथा जब आपको लगा कि अब अविश्वास प्रस्ताव पर जीत की कोई संभावना नहीं है, तो भाग खड़े हुए। और यह भारत के इतिहास का इकलौता अविश्वास प्रस्ताव है। मेरे दोनों वरिष्ठ पत्रकार जानते होंगे, सरकारों ने तो अविश्वास प्रस्ताव सामना करे बगैर इस्तीफा दिया है। चौधरी चरण सिंह जी ने, अटल जी ने 13 दिन की सरकार में। मगर विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लाए वो मतदान से पहले गायब हो जाए, मेरे ख्याल से ऐसी विचित्र राजनीति कभी देखने को नहीं मिली। ठीक है सर, ठीक। अब दूसरी बात का इनका जवाब जरूर देना कह रहे हैं कि साहब अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दूसरे देशों में जाके दिलवा रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी इतने शक्तिशाली नेता हैं कि दुनिया के जिस देश से चाह रहे हैं, जैसा चाह रहे हैं, वो करवा ले रहे हैं। मगर आप इतने कमजोर नेता हैं कि अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री से सरासर गलत जिसको आप दिल्ली में कह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। इस ढंग के जो आप लोग तर्क देते हैं, विचित्र तर्क, उसी के कारण आप लोगों की यह परिस्थिति उत्पन्न होती चली जाती है। और इसी वजह से आप अभय दुबे जी के पास आ रही हूं जरा सा। अभय दुबे जी, आप दोनों को सुन रहे हैं और दोनों तरफ से अपनी जीत को लेकर 2024 के लिए दावा बड़ा किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि ये 24 की जो सियासी बिसात है, आपको क्या लगता है इस पर जीत हार का फैसला कैसे होगा? देखिए, मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि 24 में वही होगा जो कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। अच्छा। अगर कांग्रेस ने अपने प्रदर्शन में खासतौर से उन 188 सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 92% था, जहां सीधी भाजपा और कांग्रेस से टक्कर थी, लेकिन कोई दूसरा दल उसमें बीच में नहीं था। नरेंद्र मोदी ने 92% स्ट्राइक रेट से कांग्रेस का उन सीटों पर सुपड़ा साफ कर दिया था। अगर कांग्रेस उन 188 सीटों पर अपना प्रदर्शन 50-60% भी बेहतर कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत की पार्टी नहीं रह जाएगी। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा हेरफेर का चक्कर नहीं है। और मेरे ख्याल से हमारे दोनों साथी भी इस बात की तस्दीक करेंगे, क्योंकि ये तथ्यात्मक बात है। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, बस एक छोटी सी बात है, एक फैक्ट है ये भाई। 2019 लोकसभा चुनाव, इसमें बीजेपी को 303 सीटें मिली। अब यहां पर हम देख रहे हैं इंडिया वाला गठबंधन, लेकिन उन 303 सीटों में भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो 224 के करीब ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी का जो वोट शेयर था, वो टोटल जो वोट्स पोल थे, उसमें सिर्फ 50% से ऊपर था। तो ऐसे में अगर ये गठबंधन बना भी है तो ये क्या हासिल कर लेगा? नहीं, आपकी बात सही है। मैं जब ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष क्या है, भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष ये है कि वो तीसरी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त करे। अब अगर उसको 272 सीटें या उससे कम मिलती हैं, 272 सीट कम मिलती हैं, तो उस नरेंद्र मोदी का पूरा रुतबा और खेल खराब हो जाएगा। तो विपक्ष का पहला काम तो यह है कि भाजपा को 272 सीटें ना मिलने दे। अब 224 में अगर भारतीय जनता पार्टी को 224 ही मिली, 225 मिली, 200 मिली, 215 मिली या 250 भी मिली, तब भी खेल खराब हो जाएगा। एक और बात मैं कह रहा हूं कि जो अडानी वाला मसला है, मैं शुरू से इस बात को कहता रहा हूं, इस मसले में सत्तारूढ़ दल पर भ्रष्टाचार का आरोप चिपकाने का ट्रिगर पॉइंट इस मसले में निहित है। लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट का इस्तेमाल विपक्ष ने ठीक से नहीं किया। विपक्ष इस मसले पर काफी लंबे अरसे से खामोश है। और आप जनता के बीच में इस मसले को तो ले ही नहीं गए। आप संसद में बोले, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सब तो किया आपने, लेकिन आम पब्लिक के बीच में जिस तरह से बोफर्स का मसला ले जाया गया था, आम पब्लिक के बीच में वीपी सिंह खड़े होते थे, जेब से पर्ची निकाल के लहराते थे। बात यह है कि वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरला, जब वहां की सरकारें ही खुद अडानी के साथ काम कर रही हैं, तो फिर कांग्रेस वो मसला लेकर कैसे जा सकती है? मेरा कहना है, इस सबके बावजूद ले जाया जा सकता था मसला। अच्छा, एक मसला जो है, एक उद्योगपति जो है, जरूरी नहीं हर मामले में भ्रष्टाचार करे, कई तरह के तर्क उसमें बनते हैं। जिन चीजों को आप भ्रष्टाचार का प्रमाण मानते हैं, उनको आपको श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए था, आपको जनता के बीच में जाना चाहिए था, प्रचार करना चाहिए था, जनसभाएं करनी चाहिए थी, पढ़े लिखे समझदार लोगों के बीच में पुस्तकें वितरित करनी चाहिए थी। ऐसी कोई भी मुहिम कांग्रेस ने और विपक्ष ने नहीं चलाई। आइडिया तो नहीं मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी को? मैं ये समझता हूं इस तरह करके कांग्रेस ने एक पूरा मौका इस सवाल के ऊपर खो दिया।
और मुझसे कांग्रेस के समर्थक ये कहते थे अभी रुक जाइए, थोड़े दिनों बाद ये काम होगा। अच्छा, तो मैं तो इंतजार ही कर रहा हूं, ये काम तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है सर, चलिए समय मेरे पास इतना ही है। सुधांशु जी माफी के साथ मैं देख पा रही हूँ आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन समय आज नहीं है सर। दोबारा आपसे बातचीत होगी शाम 5 बजे एबीपी न्यूज के इस हुंकार शो में। फिलहाल कुल मिलाकर 24 को लेकर हर कोई साध रहा है निशाना, कर रहा है बड़ा दावा, लेकिन जाहिर सी बात है अभी 24 में वक्त बहुत है और ऐसे में तब तक जनता का मूड क्या होगा, जनता का जनादेश किसको मिलेगा आशीर्वाद, इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सियासी दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं अलका लांबा, 7 सीटों पर दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका बयान आया तो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने जवाब दे दिया। बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। सीट शेयरिंग पे चर्चा करेंगे, सब पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व आमने सामने बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, तब पता चलेगा कौन सी पार्टी को कौन सी सीटें मिलती हैं। देखिए, बहुत छोटे छोटे नेता हैं जिनकी ज़मानतें एमएलए इलेक्शन तक में नहीं बची हैं, उनकी क्या वैल्यू। अनिल चौधरी और अलका लांबा ने दोनों की जमानत कहाँ बची, दोनों की ही नहीं बची, दोनों की मिला लो तो भी नहीं जीतेंगे। और आगे जरूर देखिए एबीपी न्यूज पर जनता जिंदाबाद ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ।